सो गाइज आज के वीडियो में हम करने वाले डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो ये है हमारा सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू कवर दैट इन जस्ट 25 मिनट्स। अभी आने वाले वीडियोस में हम सॉलिड स्टेट को पूरा कवर करेंगे। वी विल डू कंप्लीट सॉलिड स्टेट इन सिंगल वीडियो, बट इस वीडियो के लिए हम सॉलिड स्टेट का सिर्फ ये टॉपिक करने वाले हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। So guys, if you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। And if you have not watched our these popular videos, then check out। तो अब हम करने वाले हैं imperfection in solids। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है imperfection in solids या फिर defects in solids। तो डिफेक्ट्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। So this is a normal crystal। अगर मैं इनमें से कुछ आयंस निकाल लूं, तो मैंने इनमें से ये कुछ आयंस निकाल लिए, तो ये बन गया डिफेक्टेड। तो इस पार्ट में हम इन डिफेक्ट्स को ही पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज स्टोइक्योमेट्री, सेकेंड वन इज नॉन स्टोइक्योमेट्री एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट से। स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट का ये मतलब है कि डिफेक्ट आने के बाद क्रिस्टल के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। सो जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है NaCl का। NaCl में दो आयंस हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव मेरा कैटायन है और Cl नेगेटिव मेरा एनायन है। तो हमारे पास हर एक क्लोराइड आयन के लिए एक सोडियम आयन है। तो यहां पे हमारा कैटायन टू एनायन रेशियो है 1:1। तो ये है इसका स्टोइक्योमेट्री। अब डिफेक्ट आने के बाद, स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट आने के बाद भी हमारा कैटायन टू एनायन रेशियो सेम ही रहेगा। हमारे पास एक क्लोराइड आयन के लिए एक सोडियम आयन रहेगा एंड अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला भी सेम रहेगा। सो दिस इज स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट। इसमें हमारे स्टोइक्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब नेक्स्ट है नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट। सो दिस इज माई आयरन ऑक्साइड FeO। अब नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट के बाद ये होगा कि इसमें कैटायन टू एनायन रेशियो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास जो न्यू फॉर्मूला होगा वो होगा Fe.95O। सो इसमें कैटायन टू एनायन रेशियो चेंज हो गया। पहले हमारा कैटायन टू एनायन रेशियो कुछ और था, अब कैटायन टू एनायन रेशियो कुछ और है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट। तो स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड अदर वन इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो दोनों हैं क्या, लेट्स सी। सबसे पहले हम करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट है स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट। तो ये है मेरा कोई आयनिक क्रिस्टल और इसमें A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। A पॉजिटिव है मेरा कैटायन और B नेगेटिव है मेरा एनायन। अभी ये एक नॉर्मल क्रिस्टल है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद ये होगा कि इसमें से एक A पॉजिटिव आयन मिसिंग हो जाएगा और एक B नेगेटिव आयन मिसिंग हो जाएगा। तो जितना इसमें से कैटायन मिसिंग है उतना ही एनायन मिसिंग है। तो अल्टीमेटली इसमें एक बैलेंस क्रिएट हो गया, जिसके कारण से ये एक स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट रहेगा। अब अगर ऐसा होता कि इसमें कैटायन ज्यादा रह जाता, एनायन कम, तो इसमें नेट चार्ज होता पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसमें B नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होता, B नेगेटिव A पॉजिटिव से ज्यादा होता, तो इस पे नेट चार्ज होता नेगेटिव। सो क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज मिसिंग हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज मिसिंग हुआ है, तो इसमें न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ये वाला क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा। अब स्कॉटकी डिफेक्ट किस कंपाउंड में होता है? अब स्कॉटकी डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम के अराउंड उसके बिल्कुल नियरेस्ट कांटेक्ट में कितने एटम्स हैं। तो स्कॉटकी डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। एंड अनदर थिंग इज स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन टू एनायन। तो यहां पे मान लो हमारा NaCl कंपाउंड है और उसमें दो आयंस हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो स्कॉटकी डिफेक्ट उन कंपाउंड्स में दिखता है जिनमें कैटायन के साइज और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें हमें स्कॉटकी डिफेक्ट दिखने के लिए मिलता है? फर्स्ट वन इज NaCl, सेकेंड वन इज KCl
एंड थर्ड वन इज CsCl। इनमें हमें स्कॉटकी डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं इसके डेंसिटी की। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सो दैट इज डेंसिटी। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में ओरिजिनली कंपाउंड ऐसा होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट होने के बाद इसमें से कैटायन और एनायन मिसिंग हो गए, तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले के मुकाबले अब इसका मास घट चुका है, तो इसका मास हुआ है ड्रॉप। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। सो दिस बाउंड्री इंडिकेट्स इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जितना पहले था, वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, बस इसमें चेंज हुआ है मास। और डेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ड्रॉप होने के कारण डेंसिटी भी ड्रॉप होगी। तो स्कॉटकी डिफेक्ट होने के कारण हमारे क्रिस्टल का डेंसिटी डिक्रीज होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिफेक्ट पे, हमारे नेक्स्ट स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट पे, एंड दैट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो अभी है ये मेरा एक नॉर्मल क्रिस्टल, इसमें है A पॉजिटिव आयन एंड B नेगेटिव आयन। हमारा क्रिस्टल A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयन का बना हुआ है। नाउ लुक एट दिस A पॉजिटिव आयन। अगर ये डिसलोकेट होके इधर आ जाए, दिस इज आवर वेकेंट साइट, इन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अब हमारा जो A पॉजिटिव आयन है वो इस इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है, वो अभी भी यहीं पे ही प्रेजेंट है। तो बेसिकली जो लॉस हुआ है वो इसी डोमेन में है, दैट इज प्रेजेंट इन क्रिस्टल। सो इसके फॉर्मूले में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बस सिर्फ ये डिफेक्टेड हो गया है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट हमें उन कंपाउंड्स में देखने के लिए मिलता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। तो उनके एटम्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में बहुत ही कम एटम्स होते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, वहां पे हमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और ये उन कंपाउंड्स में देखने के लिए मिलता है जिनके कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर एनायन और कैटायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर उस कंपाउंड में भी फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। अब इसके डेंसिटी में कोई इंपैक्ट होगा कि नहीं? तो वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। बट अगर हम मास की बात करें, तो जो आयन यहां से डिसलोकेट हुआ है वो आयन अभी भी प्रेजेंट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना कंटेंट पहले था उतना ही कंटेंट बाद में है, यानी कि मास जितना पहले था मास उतना अभी भी है। सो मास में भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो ना मास में कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ, ना वॉल्यूम में कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो डेंसिटी में भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। स्कॉटकी में डेंसिटी ड्रॉप हुआ था, बट फ्रैंकल में डेंसिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में कुछ और पॉइंट्स। अब इनमें क्योंकि आयन डिसलोकेट होते हैं, तो उन आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। एंड सेकेंड इज, जब हमारे आयन लूज होते हैं तो वो एक होल क्रिएट कर रहे हैं, और उन होल्स के कारण कंपाउंड में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। हमारा कंपाउंड पहले के मुकाबले कम स्टेबल हो जाता है। सो दिस थिंग इज ऑब्वियस। एंड नेक्स्ट इज अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यूजुअली हमारा कंपाउंड एक इंसुलेटर हो सकता है, बट अगर उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट हो तो उसके कारण से ये होगा कि वो एक कंडक्टर बन जाएगा। जब हम उस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो वो इंसुलेटर एक कंडक्टर की तरह एक्ट करना शुरू कर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण एक इंसुलेटर कंडक्टर की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। और डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को हम मेजर करते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। सो फ्रैंकल डिफेक्ट में हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सो दिस इज माई FeO आयरन ऑक्साइड। अब इसमें अगर डिफेक्ट क्रिएट होगा तो उसके बाद ये बन जाता है Fe.95O। तो इसमें हो रहा है नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट, क्योंकि इसका फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो नॉन स्टोइक्योमेट्री इफेक्ट जनरली हमें ट्रांजिशन मेटल्स में, लैंथेनॉइड्स में और एक्टिनॉइड्स में देखने के लिए मिलता है। वी गेट टू सी non-stoichiometry defect in compounds formed of these elements। तो चलो अब हम करते हैं non-stoichiometry defect।
तो अब हम कर रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में दो टाइप होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस और एक होता है मेटल डेफिशिएंट। तो मेटल हमें देता है कैटायन, सोडियम इज आवर मेटल और इससे हमें मिलता है Na पॉजिटिव विच इज अ कैटायन। तो मेटल से हमें मिलता है कैटायन। अब जब कैटायन एक्सेस होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि कैटायन एनायन से ज्यादा है। तो अगर कैटायन एनायन से ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि इसमें नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है। अब नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंट। तो मेटल डेफिशिएंट का ये मतलब हुआ कि इसमें कैटायन कम है, और अगर कैटायन कम है तो इसका ये मतलब हुआ कि एनायन इज मोर देन कैटायन। तो इसमें भी एनायन और कैटायन बराबर नहीं है, तो इसमें भी नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है। तो सबसे पहले हम करते हैं मेटल एक्सेस। अब मेटल एक्सेस में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एनायन वैकेंसी। तो ये है मेरा एक नॉर्मल क्रिस्टल और इसमें दो आयंस है। फर्स्ट वन इज ए पॉजिटिव विच इज अ कैटायन एंड बी नेगेटिव विच इज एन एनायन। तो इन कैटायन और एनायन से ये क्रिस्टल बना हुआ है। अब अगर इसमें से ये बी नेगेटिव जो कि हमारा एनायन है वो हटा दें तो इसमें क्रिएट हो जाएगा एनायन वैकेंसी। इसमें से मैंने बी नेगेटिव एनायन हटा दिया है और उसकी जगह हमने डाल दिया है इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसमें से एनायन वैकेंसी क्रिएट हुई है तो उसके कारण ये हुआ कि अब हमारा कैटायन एनायन से ज्यादा हो गया, यानी कि हमारा ए पॉजिटिव कैटायन बी नेगेटिव एनायन से ज्यादा हो गया। तो ये हुआ एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो एनायन वैकेंसी है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसे हम अच्छी तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल लेके। तो ये है मेरा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। इसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। Na पॉजिटिव मेरा कैटायन है और Cl नेगेटिव एनायन है। तो इन दोनों से ये मेरा क्रिस्टल बना हुआ है। अब एनायन वैकेंसी का ये मतलब होता है कि इसमें से एनायन लूज होगा, तो यहां पे से Cl नेगेटिव लूज होना चाहिए। तो इसमें से Cl नेगेटिव कैसे लूज होगा? अगर हम अपने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वेपर के अराउंड डाल दें तो उससे ये होगा कि सोडियम इस Cl नेगेटिव को ले जाएगा। तो सोडियम इस Cl नेगेटिव को कैसे लेके जाएगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। अब ये Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव को ले जाएगा एंड इट विल बिकम NaCl। तो इस कारण से सोडियम वेपर के कारण इस क्रिस्टल में से Cl नेगेटिव निकल गया और इसमें एनायन वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन इस Cl नेगेटिव की जगह चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं F सेंटर। सो ये इलेक्ट्रॉन लाइट को अब्सॉर्ब करके येलो कलर रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर में डालेंगे तो हमें मिलेगा येलोइश कलर। तो जैसे यहां पे एनायन वैकेंसी हुआ है उसी तरीके से इन एग्जांपल्स में भी होगा। तो अगर हम लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर में डाल दें तो इस केस में भी सेम ही चीज होगी, जिसके कारण से LiCl पिंक कलर का दिखेगा। और इसी तरीके से होता है पोटेशियम क्लोराइड में। अगर पोटेशियम क्लोराइड को हम पोटेशियम वेपर में डाल दें तो हमें मिलेगा वॉयलेट कलर। अब ये वाले साइट्स जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम कहते हैं F सेंटर। अब F सेंटर का मतलब होता है फार्ब सेंटर। सो दिस फार्ब सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक और टाइप का होता है एंड दैट इज एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये मेरा नॉर्मल क्रिस्टल, इसमें A पॉजिटिव आयन है और B नेगेटिव आयन है। अब अगर इसमें एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, यहां पे एक इंटरस्टिशियल साइट पे, एक वेकेंट साइट पे हमारे पास आ गया A पॉजिटिव विच इज आवर एक्स्ट्रा कैटायन, और इसी एक्स्ट्रा कैटायन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट पे एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो इस तरीके से इसमें हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो अब हम इसे एक एग्जांपल देख के समझते हैं। तो ये है जिंक ऑक्साइड। इसमें होगा Zn2+ आयन और O2 नेगेटिव आयन। अब ये जो जिंक ऑक्साइड आयन है वो स्प्लिट होगा। उसे हीट अप करने पे हमें मिलेगा Zn2 पॉजिटिव
प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमारा जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल हुआ ब्रेक। अब इसमें जो ये ऑक्सीजन है वो होगा गैशियस फॉर्म में और वो क्रिस्टल को छोड़ के निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन हो गया लूज और बचा सिर्फ ये दो। हमारे पास एक ये कैटायन बचा और साथ में बचे ये दो इलेक्ट्रॉन। तो ये है मेरा वेकेंट साइट, यहां पे आ गया एक्स्ट्रा कैटायन और बचे दो इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस इंटरस्टिशियल साइट पे और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस साइट पे। सो दिस इज हाउ इट विल लुक अल्टीमेटली। तो ये भी है मेरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो जिंक होता है मेटल और क्योंकि यहां पे हमारे पास है एक एक्स्ट्रा मेटल तो ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये बन जाएगा एक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर इज समथिंग इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है। अब जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल था वो इनिशियली एक इंसुलेटर था, बट डिफेक्ट क्रिएट होने के कारण ये बन गया कंडक्टर। सो दिस थिंग इज अ सेमीकंडक्टर। तो हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट कर लिया है, अब बारी है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। तो हमारे पास ये एक नॉर्मल क्रिस्टल है जिसमें A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयंस है। A पॉजिटिव इज माई नॉर्मल कैटायन और अगर इसमें मैं एक हायर चार्ज का कैटायन ऐड कर दूं, अगर इसमें मैं एक A2 पॉजिटिव आयन ऐड कर दूंगा तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब इस हायर चार्ज को एकोमोडेट करने के लिए इन्हें कुछ आयंस को निकालने पड़ेंगे। A2 पॉजिटिव के कारण इसमें दो पॉजिटिव चार्ज और ऐड हो गए और बैलेंस क्रिएट करने के लिए अब हमें दो पॉजिटिव चार्ज और घटाने होंगे। तो एक A2 पॉजिटिव को इसमें एकोमोडेट करने के लिए हमें इसमें से दो A पॉजिटिव को हटाने पड़ेंगे। +2 ऐड हुआ तो +2 घटना भी चाहिए। तो ये दो स्पॉट हैं जहां पे A पॉजिटिव आयंस थे और वो दोनों A पॉजिटिव आयन इसमें से निकल गए। अब जाके इसमें हम एक A2 पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। तो इसके हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड एंड निकल ऑक्साइड। तो ये था हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिफेक्ट पे एंड दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो लेट्स डू इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बिल्कुल पिछले वाले के तरह ही होता है, इसमें भी बिल्कुल सेम ही काम हो रहा है। इसमें से हमारा एक आयन मिसिंग है, ये हमारा एक स्पॉट यहाँ पे कैटायन होना चाहिए था, दैट इज मिसिंग। और एक हमारे पास हायर चार्ज का कैटायन है, हमारे पास इस स्पॉट में एक हायर चार्ज का कैटायन है, बट यहां पे हमारे पास जो हायर चार्ज का कैटायन है दैट इज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वो अलग स्पीशीज का है। तो हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो ये है मेरा एक नॉर्मल NaCl क्रिस्टल और इसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड से मुझे ये मिलेगा स्ट्रोंशियम आयन। तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह अगर इसमें हम दो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज घटने भी चाहिए। तो ये स्ट्रोंशियम आयन दो Na पॉजिटिव को हटा देगा। तो ये स्ट्रोंशियम आयन आ गया इसमें और इसमें से इन दो स्पॉट में से दो Na पॉजिटिव आयन मिस हो गए। तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि ये पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, बस इस बार ये डिफरेंस है कि इस बार एटम सेम स्पीशीज का नहीं है, इस बार एटम फॉरेन स्पीशीज का है और इस फॉरेन एटम के कारण ही इसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी। दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है एंड दैट इज CdCl2 इन AgCl। तो इस बार हमारे पास AgCl का क्रिस्टल होगा और उसमें कैडमियम आयन Ag पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट का दूसरा टाइप करने वाले हैं एंड दैट इज इन कोवेलेंट सॉलिड्स। अभी हमने जो किया दैट वाज फॉर आयनिक सॉलिड, अब हम देख रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड्स के लिए। तो हम देखते हैं सिलिकॉन। ये है सिलिकॉन का नेटवर्क। सिलिकॉन का नेटवर्क इस तरीके का होता है। सो सिलिकॉन में होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बनाता है। तो सिलिकॉन अपने आसपास वाले सिलिकॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी बॉन्डिंग बनाता है। अब ये जो सिलिकॉन का नेटवर्क है इसको हम डिस्टर्ब करेंगे किसी फॉरेन एटम को डाल के। विल यूज सम फॉरेन एटम और वो इस नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगा।
तो जो मेरा सिलिकॉन होता है वो होता है ग्रुप 14 का एलिमेंट। ग्रुप 14 में हमारे पास होता है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपको पता होगा कि कार्बन कैसा होता है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस सिलिकॉन के पास सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के हैं और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो इसे मिले शेयरिंग से। जो आसपास ये सिलिकॉन्स है, ये 4 सिलिकॉन, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ शेयर किया है और इस तरीके से यहां पे एक कोवेलेंट बॉन्डिंग डेवलप हुई है। और यही कोवेलेंट बॉन्डिंग बार बार रिपीट होने के कारण हमारे पास ये एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। सो दैट्स हाउ आवर सिलिकॉन विल लुक लाइक। अब अगर इसमें मैं कोई भी ग्रुप 13 का एलिमेंट डालता हूं या फिर ग्रुप 15 का एलिमेंट डालता हूं तो इसमें इंप्योरिटी डेवलप होगी। तो क्या होता है ग्रुप 13 और ग्रुप 15? लेट्स ड्रॉ इट। तो ये है मेरा ग्रुप 13। ग्रुप 13 में आता है बोरोन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। ये है मेरे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। और अब आता है ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। तो ये तीनों हैं हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। अगर मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को सिलिकॉन में डालूंगा तो उससे इसमें क्रिएट होगा इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम ग्रुप 13 का एक एलिमेंट डाल के देखते हैं। सो लेट्स चूज एल्यूमिनियम। तो सबसे पहली बात, ग्रुप 13 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो मेरा एल्यूमिनियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरीके से ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अब मैं एल्यूमिनियम को सिलिकॉन की जगह डालने वाला हूं। तो हमें यह पता है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जो एल्यूमिनियम होता है उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये रहा एल्यूमिनियम और इसने सिलिकॉन की जगह ले ली। तो एल्यूमिनियम डालने के कारण ये हुआ कि इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यूजुअली यहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बट यहां पे से इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, सो इसे हम कहेंगे होल। तो इसमें होल्स होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशन से ड्रिफ्ट होने लगेंगे और इस होल को वो फिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो अगर मैं सिलिकॉन के नेटवर्क में एल्यूमिनियम की डोपिंग करता हूं तो वो कंडक्टिव बन जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है और इसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इसमें क्योंकि होल क्रिएट हुआ है तो इसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो भी हमारे रेडियो होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो उनमें ये वाले सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं। अब हम ग्रुप 15 को देखते हैं। अब ग्रुप 15 में हमारे पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। तो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अगर हम सिलिकॉन में डालेंगे तो क्या होगा? तो सिलिकॉन में तो वैसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट आर्सेनिक में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक डाल देता हूं तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। यूजुअली तो ये ऐसा होना चाहिए था, बट मैंने आर्सेनिक डाला तो इसमें आर्सेनिक के कारण 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। सो दिस इज हाउ इट विल लुक। अब ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन शुरू हो जाएगी। इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये भी बन जाएगा एक सेमीकंडक्टर। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन शुरू हुई है तो इसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये था इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स एंड इट वाज आवर लास्ट डिफेक्ट। तो ये था डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इसमें हमने किया स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट में हमने किया स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो ये हमने कवर कर लिया। नॉन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट में हमने किया मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट, तो ये हमने कवर कर लिया। एंड फिर उसके बाद हमने किया इंप्योरिटी डिफेक्ट फॉर आयनिक सॉलिड्स एंड देन फॉर कोवेलेंट सॉलिड्स। तो इस वीडियो में हमने सभी के सभी डिफेक्ट्स कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो दिस वॉज डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स।
अभी आने वाले वीडियो में हम पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट भी कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री। तो ये था सॉलिड स्टेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। आई होप